हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वन सेकेंड। देखो लास्ट एपिसोड में हम लोग भाग का सारे के सारे चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आज ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं, सिर्फ एक डाउट क्लियर करने का है एंड साथ साथ ओवरऑल भाग के ऊपर कुछ बेसिक एक्सरसाइज करवाना है आपको। तो चलिए देर किस बात की, एक एक करके शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि आपको कभी ऐसा लगा कि हम ऑक्सिलरी वर्ब को ही नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं एंड मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, या तो फिर अब ये समझ के तो नहीं बैठा है कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को ही हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अगर ऐसा हुआ है कभी आपके साथ तो ये आपका बहुत बड़ा गलत फहमी है जो अभी का अभी दूर कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि पैसिव फॉर्म में है। आई होप आपको इस सेंटेंस में से चारों वर्ब दिखाई दे रही है, विल, हैव, बीन, डन, ओके। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में से कितने सारे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब हैं? विल को देख के क्या लगता है, क्या है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? की को देखो, हम लोगों ने ज़्यादातर विल को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में देखा है ना। तो यहाँ क्या है, देखो सिर्फ विल ही अकेला वन एंड ओनली ऐसा वर्ब है इस सेंटेंस में जो कि फाइनाइट है, एंड उसको छोड़ के जितने सारे हैव, बीन, डन सारे के सारे वर्ब हैं वो नॉन फाइनाइट है। क्योंकि देखो हम लोगों ने पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का नेचर क्या है ना। अभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब हमेशा पर्सन या टेंस के मुताबिक चेंज होता रहता है, लेकिन नॉन फाइनाइट कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, जैसा का वैसा रहता है। जैसे यहाँ अगर हम लोगों ने ईट की जगह आई हुई ही सी लिखते या विल की जगह वुड, कुड, शुड, कुछ भी, आपको क्या लगता है हैव, बीन, डन चेंज होता? नहीं, वो चेंज नहीं होता, हमेशा अनचेंज रहता है, जैसा कि वैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसका मतलब नॉन फाइनाइट हमेशा ऐसा ही है जो फाइनाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ विल के ऊपर, विल अकेला इकलौता ऐसा वर्ब है इस सेंटेंस में जो कि सारे के सारे वर्ब का ड्यूटी पूरा कर रही है, लीड कर रही है हैव, बीन, डन को, है ना। इसका मतलब वो रूट वर्ब है। जैसे रूट के बगैर पेड़ खड़ा नहीं हो सकता, वैसे रूट वर्ब के बगैर एक सेंटेंस, एक क्लॉज खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप देखोगे कि एक क्लॉज के साथ एक सेंटेंस बना है, सिर्फ एक क्लॉज, ठीक है, ये समझ लेना कि वहाँ सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है जो कि रूट है। जैसे यहाँ सिर्फ विल अकेला ही, ओके। तो अगर मुझे यहाँ और भी कुछ लिखना होता, फुल स्टॉप नहीं लगाता, इसका मतलब एंड बट कुछ फिलिंग कर ऐड करके सेंटेंस को बड़ा चढ़ा के बोलता, इसका मतलब और कुछ एक्स्ट्रा क्लॉज आ जाता एंड और एक्स्ट्रा फाइनाइट वर्ब आ जाता। इसका मतलब क्या है, जब भी आप देखोगे कि एक क्लॉज है मतलब एक फाइनाइट वर्ब है, ये समझ लेना, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ वी रोस्टेड द चिकन एंड द रोस्टेड चिकन वाज सो डिलीशियस, ओके। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहाँ दो क्लॉज मौजूद है जो कि एंड के साथ जुड़ा हुआ है। साथ साथ आई होप आपको ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ रोस्टेड नाम का दो वर्ड खड़ा है। आपको क्या लगता है, दोनों का दोनों सेम कैटेगरी की वर्ब है? क्योंकि दिखने में सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, रोस्टेड रोस्टेड। देखो दोनों का दोनों अलग है, एक तो फाइनाइट है एंड दूसरा नॉन फाइनाइट। इस तरफ देखो वी रोस्टेड द चिकन, यहाँ जो रोस्टेड है ना ये वर्ब का एक्चुअल में सारे के सारे ड्यूटी पूरा कर रही है, रूट वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। एंड इस तरफ देखो द रोस्टेड चिकन वाज सो डिलीशियस, यहाँ जो रोस्टेड है एक्चुअली में कोई वर्ब ही नहीं है, यस कोई वर्ब नहीं है, बल्कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रही है जो कि चिकन के बारे में बोल रही है। देखो याद करो, हम जब नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ाई कर रहा था तब उसके बारे में टाइप्स जब जाना तो क्या पता चला कि वहाँ पास्ट पार्टिसिपल का नाम का एक बनता था, है ना, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनते हैं। यहाँ भी देखो सेम ईडी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो कि एक एडजेक्टिव है, कोई वर्ब ये नहीं है, ठीक है। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब का कोई ड्यूटी ये पूरा नहीं कर रहा। तो इस क्लॉज में वर्ब किधर है, देखो उसकी बाजू में वाज, जो एक्चुअली में वर्ब है, मतलब फाइनाइट वर्ब जो कि वर्ब का ड्यूटी पूरा कर रही है अकेला, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट वर्ब है एंड रूट वर्ब, मतलब आपको ये समझना होगा कि एक क्लॉज में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, मतलब एक फाइनाइट वर्ब से ही एक क्लॉज बनती है। जब क्लॉज बढ़ेगा फाइनाइट वर्ब भी बढ़ेगा, एंड उसको छोड़ के जितने सारे वर्ब होगा आपको याद रखना पड़ेगा कि वो सारे के सारे नॉन फाइनाइट ही होगा, ओके। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि वर्ब
जो कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट होते हैं ना, उसके साथ अदर्स जो भार्ब है ना, ऑक्सिलरी मेन, कोई संबंध नहीं इसके साथ। मतलब भार्ब तो भार्ब भी होते हैं ना, हम लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा काम के मुताबिक अलग अलग नाम देख के पहचाना है, ठीक है। जैसे रेगुलर, इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऑक्सिलरी, मेन, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, सारे के सारे भार्ब तो भार्ब भी है ना, सिर्फ काम के मुताबिक अलग अलग हो जाते हैं। ओके, आपको सिर्फ सिचुएशन एंड मीनिंग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारे के सारे डाउट क्लियर करना था मुझे, एंड आई होप आप भी समझ गए होंगे कि चीज़ एक्चुअल में है क्या। तो चलिए आप नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब जाते जाते ओवरऑल भार्ब की कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सवालों का जवाब देकर जाइए। ओके, मतलब मैं ही करवाऊंगा, आप सब मेरे साथ साथ गेस करते रहे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल क्या है देखते हैं कि देखो यहाँ बोल रहा है व्हाट डू ऑल ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव दैट इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट। मतलब सारे सारे ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऐसा क्या होता है जो इनट्रांजिटिव वर्ब के पास नहीं होता। ऑप्शन देखो, अ प्रीपोजिशन, अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल क्लॉज। आपको क्या लगता है? देखो आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब उसको ही हम बोलते हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ इन चारों में से एन ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई प्लेड माई ग्रैंड मदर अ सॉन्ग। ओके, यहाँ बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है किस तरह वर्ब है। ऑप्शन देखो, इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, ट्राइट्रांजिटिव। पहली बात यह है कि ये तो कोई इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोनो, डाई या ट्राई, देखो आंसर डाई ट्रांजिटिव होगा। यस, डाई। क्यों? देखो यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट मौजूद है। आई प्लेड व्हाट अ सॉन्ग, पहला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, एंड टू हुम दूसरा देखो माई ग्रैंड मदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब प्लेड के पास दो दो ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो प्लेड डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, अब जानते हैं कि जिस वर्ब के पास दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं हम उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ आंसर होगा डाई ट्रांजिटिव। ओके, अब उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सिमिलरली एक जैसे देखो, आई स्वम फॉर हाफ एन आवर बिफोर माई मीटिंग। मीटिंग से पहले मैं ऑलमोस्ट आधा घंटे तैर रहा था। ओ, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो किस तरह है। ऑप्शन देखो, इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, ट्राइट्रांजिटिव। देखो पहली बात यह है कि यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब ये कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं। ओके, इंट्रांजिटिव ही होगा। यस, देखो ऑब्जेक्ट है लेकिन कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो फॉर हाफ एन आवर, ये ठीक है। लेकिन जो स्वम वाला है ना, आई स्वम, मैं तैर रहा था, खुद ही सब्जेक्ट तैर रहा था। ओके, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है एक्शन रिसीव करने के लिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ओके, इसका मतलब आंसर इंट्रांजिटिव ही होगा। ओके, अब देखो उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ वर्ब ओनली हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब किस तरह वर्ब के पास केवल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ओ ऑब्वियसली मोनोट्रांजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉम्बाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। मतलब इन्फिनेटिव यूज करके नीचे दिया हुआ दोनों सेंटेंस को कॉम्बाइन करना पड़ेगा, एक सेंटेंस में लाना पड़ेगा। ओके, इन्फिनेटिव याद है ना, तो चलिए ऐड करते हैं। एवरी क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर्स। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस को एक साथ कॉम्बाइन करके कैसे बोलोगे? आपको क्या लगता है? हर क्रिकेट टीम के पास एक कैप्टन होता है, वो अदर प्लेयर्स को डायरेक्ट करते हैं। तो कैप्टन क्या करते हैं? अदर्स प्लेयर को डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट करने के लिए कैप्टन होता है ना। अगर एक साथ बोलूँ तो क्या आंसर होगा? एवरी क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स, है ना। टू डायरेक्ट वाला जो पोर्शन वो इन्फिनेटिव हो गया ना, तो इसका मतलब हम लोग इन्फिनेटिव यूज कर दिया है, करके एक नया सेंटेंस बना दिया। अब देखो, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस। मतलब यहाँ जो दिया हुआ सेंटेंस है दोनों में से डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है दोनों में से? आई कुक एट होम एंड आई कुक डिनर एट होम। देखो ये मैं नहीं बोल सकता, आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर हो सके तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में आंसर बता के जाना। यस,
एंड अब ये मत बोलना कि एक में डिनर है और दूसरा में डिनर नहीं है, ऐसा नहीं, ओके। समझ लेना कि ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगला एपिसोड में।